हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अहमद खांडे हेयर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अब हम इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर कंप्लीट किया। तो इसके साथ ही हमारे दो यूनिट्स जो आपके टेक्निकल सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं, उनमें से 2 यूनिट्स हमने कवर किए हैं। और पहले यूनिट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन आए थे पेपर में, लास्ट ईयर के पेपर में, तो वो हमने देख लिया। तो और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसके लिए भी 2 लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए थे आप लोगों को। और एंड सिलेबस के एंड पे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे उस चैप्टर से भी। और जो आज का लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का। तो इसमें से अब जो हमने यूनिट कंप्लीट किया, रेडियो वेव प्रोपगेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, जिसमें हमने मॉड्यूलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन डिस्कस किए, मॉड्यूलेटर्स, ट्रांसमीटर्स वगैरह, साइड बैंड मॉड्यूलेशन वगैरह। और लास्ट में रेडियो वेव प्रोपगेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर पेपर में फ्रॉम दिस यूनिट, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उनका सोल्यूशन देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला था जो ये सिलेबस, जो ये यूनिट्स है, ये आपस में इंटर रिलेटेड लगते हैं। तो इसमें आप देखेंगे टर्म्स डिमॉड्यूलेशन वगैरह, ये तो लेकिन दूसरे चैप्टर में आते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे जो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, वही क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 जो है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 54, जो आपके इस सिलेबस में, इस सिलेबस यूनिट से है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड यू एस बी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विथ फ्रीक्वेंसी दिस। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है, दैट इज 5 किलोहर्ट्ज, और विथ 40 किलोहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 40 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था जो हम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, तो उसमें हम दिखाते हैं कैरियर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे होती है एफ सी, और अपर साइड बैंड जो होता है यू एस बी, वो होता है एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, अगर आपको याद होगा। और यहाँ से दूसरा जो होता है लोअर साइड से, दैट इज लोअर साइड बैंड, दैट इज एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है, तो ये है लोअर साइड बैंड। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड इज एफ सी प्लस एफ एम, लोअर साइड बैंड इज एफ सी माइनस एफ एम। तो देखते हैं एफ सी प्लस एफ एम कितना होगा। तो एफ सी इज 40, कैरियर फ्रीक्वेंसी 40 किलो हर्ट्ज है, प्लस एफ एम इज 5, दैट मीन्स 45 किलो हर्ट्ज इज द अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 45 हर्ट्ज ऑप्शन बी में पहले है, तो दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आप निकालते हैं लोअर साइड बैंड, ये है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अब हम लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो इसमें आएगा एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है, तो एफ सी इज फुट कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 40, माइनस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 5, तो इसमें आएगा 40 माइनस 5, दैट इज 35 किलो हर्ट्ज। तो जो ऑप्शन बी में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो है। क्वेश्चन नंबर 55, इन फ्रीक्वेंसी एफ एम टू ए एम कन्वर्शन, जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, द इनपुट ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल कन्वर्टेड इनटू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बाय। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेशन के बाद अगर आपके पास यहाँ से मॉड्यूलेटर है, हाँ, मॉड्यूलेटर के बाद जो सिग्नल मिलती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अब अगर इसको कन्वर्ट करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, तो आप कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? ठीक है, तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए? ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था ये जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इस डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका नाम जो है दैट इज डिफरेंशिएटर। क्या नाम है इसका? डिफरेंट डिफरेंशिएटर नाम है इसका। ठीक है, तो डिफरेंशिएटर क्या करता है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कन्वर्ट करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, तो उसके बाद आप करते हैं बाकी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो इसको कन्वर्ट करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, तो इसके लिए जो सर्किट आपको चाहिए दैट इज डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो
ये हम कैसे बनाते हैं डिफरेंशिएटर सर्किट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था डिफरेंशिएटर सर्किट कैसे बनाते हैं। इसमें कैपेसिटर एक होता है, एम्पलीफायर होता है, तो नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफायर होता है, और यहाँ पे होता है रजिस्टर फीडबैक में, ठीक है। तो ये आउटपुट है, तो ये इनपुट है, ठीक है। इनपुट पे आप देंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और यहाँ से ग्राउंड होता है, और यहाँ पे है रजिस्टर, यहाँ पे है कैपेसिटर। तो दिस इज द डिफरेंशिएटर, अगर प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर आपको देखना होगा, दिस इज द डिफरेंशिएटर, और यहाँ पे होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इनपुट साइड से कैपेसिटर है, और फीडबैक में रेजिस्टेंस है RF, फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये बनता है इंटीग्रेटर, लेकिन हमें डिफरेंशिएटर चाहिए, तो डिफरेंशिएटर इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंशिएटर हम यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। जो भी प्रोसेस हम करते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे करते हैं, लेकिन अब हम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें जो सिग्नल मिलती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है, तो उसको वापस कन्वर्ट करने के लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफरेंशिएटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब 56 भी आया है इसी सिलेबस से जो हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको याद होगा, जब हमने मॉड्यूलेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने पहले सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया था, तो उसी बेसिक से ये क्वेश्चन आया है, वरना हम नेक्स्ट यूनिट में इसको डिस्कस करते। ये बेसिक से आया है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम PAM से जानते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो हम मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अब यहाँ पे पल्स एम्पलीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, सिंपली हाइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पल्स है, फॉर एग्जांपल ये पल्स है, एक पल्स है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज दिस, जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज दिस हाइट, ठीक है। तो इसी को हम हाइट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन्स इसको चेंज करना है, हाइट को चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पोजीशन ऑफ द पल्स इज चेंज, नो ये नहीं आएगा। विड्थ ऑफ द पल्स, तो वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आता है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करते हैं किसमें, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में, ये याद रखना है। विड्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन चेंज करते हैं किसमें, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। अब यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ द पल्स इज मेड प्रोपोर्शनल टू द सैंपल्ड वैल्यू, तो ये आएगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। अगर आप नोट्स में भी देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे नोट्स में दिखाऊंगा, जो मैंने आपको, जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, तो चलिए हम नोट्स से देखेंगे। हाँ, चलिए, जो मॉड्यूलेशन हमने देखी थी, ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हाँ, ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हमने देखा था पल्स पल्स मॉड्यूलेशन में हमने देखा था पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। इन विच यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स थे, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स ड्यूरेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड में हम करते हैं हाइट चेंज, ठीक है। पल्स ड्यूरेशन में पल्स हम विड्थ चेंज करते हैं, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ऐसे ही पोजीशन चेंज करने पे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और यहाँ पे और एक मॉड्यूलेशन है जिसको दैट इज इन डिजिटल मॉड्यूलेशन कैटेगरी, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था साइड बैंड्स पे, तो साइड बैंड अगर आप देखेंगे, ये है साइड बैंड्स। अगर आप देखेंगे लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जो है, ये है लोअर साइड बैंड, तो दिस इज अपर साइड बैंड, FC-FM, FC+FM, यहाँ पे आपको याद आया होगा। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57 भी इसी में से है। तो क्वेश्चन नंबर 57 हम कर सकते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन सिग्नल विथ आउट कैरियर, तो कैरियर के बगैर। तो अगर हमारे पास मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसमें जो एडवांस टेक्निक्स है, एडवांस मेथड जो है, दैट इज साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है, साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो साइड बैंड मॉड्यूलेशन में आती है सिंगल साइड बैंड, सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड, फुल कैरियर, डबल साइड बैंड, सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। और आता है वेस्टिजियल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विथआउट कैरियर, तो कैरियर मीनस जो भी है दैट इज सप्रेस्ड कैरियर, दैट इज सप्रेस्ड कैरियर,
तो सप्रेस्ड कैरियर किस किस में आता है, अगर आप देखेंगे सप्रेस्ड कैरियर किस किस में आता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी है, बी भी है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। तो बोथ ए एंड बी, तो सप्रेस्ड कैरियर दोनों में आता है, विथआउट कैरियर दोनों में आता है, तो सप्रेस्ड कैरियर आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 57 का दैट इज ऑप्शन सी। तो चलिए आप नोट्स में हम देखेंगे ये हमने कहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आप देखेंगे ये है सिंगल साइड, ये है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, उसमें दोनों कैरियर्स आते हैं, कैरियर भी आते हैं, साइड बैंड्स भी आते हैं। और दूसरा है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इसमें कैरियर को सप्रेस किया है इसलिए डॉटेड दिखाया है, ठीक है। तो इसमें दो साइड बैंड्स होते हैं और कैरियर नहीं होता है। ऐसे ही सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एक ही साइड बैंड है, कैरियर नहीं है और एक साइड बैंड भी नहीं है, तो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। तो विथआउट कैरियर हमारे पास दो टेक्निक्स है। और एक टेक्निक है दैट इज वेस्टिजियल साइड बैंड, उसमें एक साइड बैंड होता है और दूसरे साइड बैंड का वेस्टिज, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, जिसको हम वेस्टिज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सिलेबस से आया है, इस सिलेबस यूनिट से आया है। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 61 आया है, 61 आया है, बेसिक्स ऑफ दिस रेडियो वेव प्रोपागेशन, ठीक है। तो ये इसमें हम कवर कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर ये खुद ही पता चलता है, एलो करेगा फिर सिर्फ एलोज ए बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे चाहे ये कहाँ पे यूज करना होगा, तो बैंड पास का मतलब है इट एलोज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रिजेक्ट्स रेस्ट ऑफ देम, ठीक है, या रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, जो बाकी बचते हैं उनको रिजेक्ट करता है, सिर्फ अलो करता है बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है कॉमन यूज क्या है इसका इन रेडियो प्रोपगेशन। इट अलोज ओनली ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो ये ठीक हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। इट अलोज ऑल फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू, तो वो आता है ऑल पास फिल्टर, ठीक है, ऑल पास फिल्टर। इट ब्लॉक्स ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम पासिंग थ्रू, तो ये बैंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, या बैंड इसको हम बोलेंगे बैंड स्टॉप, ठीक है, बैंड स्टॉप या बैंड रिजेक्ट फिल्टर या नॉच फिल्टर भी इसको बोलते हैं। नॉच फिल्टर नहीं बोलते, बैंड स्टॉप और बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। इट एम्पलीफाइज ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वली, तो ये भी आएगा किस में, ये भी आता है, ये फिल्टर नहीं है, ये एम्पलीफायर आता है, आइडियल एम्पलीफायर जो होता है, ये आइडियल एम्पलीफायर जो होता है, आइडियल एम्पलीफायर का काम होता है इट एम्पलीफाइज ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वली। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे इट अलोज ए बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो करेक्ट आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, इट अलोज ओनली ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमने रिसीवर वगैरह में डिस्कस किया था अच्छे से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है फ्रॉम दिस सिलेबस पोर्शन, तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, और ये इलेक्ट्रिक सिटी यूनिट जो है हमने इंडक्शन मोटर वगैरह वो हमने देखा था। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, हाँ हाँ यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम रेडियो। एफएम रेडियो के लिए ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, ये एफएम रेडियो के लिए कौन सा हम रेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये आपको खुद भी याद होगा, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर एफएम रेडियो दैट इज़ 100 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। आपने बचपन में भी सुना होगा, रेडियो में हम सेट करते थे 180 मेगाहर्ट्ज़ टू 128 मेगाहर्ट्ज़, ये इस रेंज में होता है इसका रेंज, ठीक है, एफएम रेडियो का, ठीक है। तो अगर आप नोट्स में भी देखेंगे, जो हमने नोट्स में हमने मेंशन किया है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं उसमें। हाँ ये हम नोट्स में भी देख सकते हैं। अगर इसमें मेंशन किया गया होगा कहीं पे, नहीं अलग से नहीं किया गया है मेंशन, तो हम नेक्स्ट यूनिट में इसको मैं देख लेंगे, ठीक है। जिस टाइम हम एफएम के जनरेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 भी आया है इसी इसी सिलेबस यूनिट से, क्वेश्चन नंबर 82 आया है।
तो ये फिलहाल के लिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 जो है एफएम रेडियो के लिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 108 टू 128 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज लेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 शुड बी हाई। तो आपको पता ही है, हमने देखा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। ठीक है, तो ये ऑलवेज हम यूजुअली लेस देन 1 लेते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 लेंगे दैट इज ओवर मॉड्यूलेशन, तो उसमें फिर प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस वगैरह की। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं विद इन दिस रेंज ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होना चाहिए। तो हाई मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के करीब दैट इज हाई। ठीक है, एम इज ग्रेटर देन हाई, ये इसका मतलब ये नहीं कि एम इज ग्रेटर देन हाई 1 इज हाई, तो इसका मतलब है एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम में प्रेफर करेंगे हाई वैल्यूज। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटर द पावर। तो अगर आपको याद होगा पावर इक्वेशन अगर साइड बैंड्स की ये है, साइड बैंड्स की पावर, तो वहाँ पे आता है एम स्क्वायर, है ना, तो एम स्क्वायर शायद आता है उसमें टर्म। तो अगर आप देखेंगे साइड बैंड पावर हम चेक करेंगे पहले। हाँ, हम देखेंगे साइड बैंड पावर किसके बराबर था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। हाँ, ये देखो, अगर साइड बैंड पावर आप देखेंगे यहाँ पे आता है एम स्क्वायर टर्म आती है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूले अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप बढ़ा देंगे तो साइड बैंड पावर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, तो साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ा देंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका पावर जो है साइड बैंड्स का वो भी बढ़ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो दोनों करेक्ट है। अब देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज ए ट्रू एक्सप्लेनेशन। तो हाँ, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एम बड़ा रखा, तो एम हम चाहते हैं एम हाई होना चाहिए ताकि साइड बैंड का पावर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि साइड बैंड से इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो कैरियर होता है कैरियर में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हम प्रेफर करेंगे अगर जो पावर है हमारा वो वेस्ट होना चाहिए किस में, साइड बैंड्स पे अगर वेस्ट होगा, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप नोट्स से भी अच्छे से समझ सकते हो। आप नोट्स को रिवाइज कीजिए पहले, फिर से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 भी आया है इसी से। हाँ, 83 भी आया है इसी से। अगर आपको रिसीवर का याद होगा जो हमने सुपर हीटेरोडाइन रिसीवर डिस्कस किया, तो एफएम रिसीवर्स में हमने सुपर हीटेरोडाइन जो सिलेबस में मेंशन किया गया था वो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर जो है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा एक तो आती थी इनकमिंग सिग्नल, और यहाँ से आती थी ऑसिलेटर की सिग्नल। ठीक है, अगर आपको सिग्नल ये याद होगा, यहाँ से आती है इनकमिंग सिग्नल आरएफ सिग्नल। ठीक है, आरएफ एम्पलीफायर होता है यहाँ पे एंटेना होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे होता है मिक्सर मिक्सर के बाद होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, तो उसके बाद हम लगाते हैं लिमिटर। ठीक है, लिमिटर सुपर हीटेरोडाइन रिसीवर में ये क्वालिटी है, इसमें लिमिटर लगाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर लगाते हैं, उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर। ठीक है, तो अगर आप करेक्ट ऑर्डर देखेंगे तो इसमें आएगा रेडियो एम्पलीफायर पहले आएगा, रेडियो एम्पलीफायर पहले, उसके बाद मिक्सर। अगर ऑप्शंस में देखेंगे रेडियो एम्पलीफायर तो मिक्सर, तो ये दो पहले ही तो हम कैंसिल करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद बचते हैं ये दो, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसके बाद मिक्सर दोनों में। उसके बाद यहाँ पे लिमिटर पहले लिखा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, तो पहले इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर आएगा, उसके बाद लिमिटर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आएगा लिमिटर। तो करेक्ट आंसर जो है यही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आप नोट्स में भी देखेंगे, मैं आपको अपने नोट से दिखाता हूं इसका जो करेक्ट आंसर है, वो हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, रिसीवर। सुपर हीटेरोडाइन रिसीवर हमने डिस्कस किया था। हाँ, ये देखो, पहले एम्पलीफायर आता है, उसके बाद मिक्सर, उसके बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसके बाद हम यहाँ पे लगा सकते हैं लिमिटर इसके बाद। ठीक है, तो इसमें ये अलग से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद ही आता है लिमिटर। मैंने आपको बोला था सुपर हीटेरोडाइन रिसीवर जो है इसमें हम लिमिटर का भी यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, वो नॉइज़ वगैरह जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आती है, नॉइज़ आता है, उसको रिमूव करता है। ठीक है,
तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन जो है वो एलो करता है। आ रहा है समझ? तो इसमें ये जो है लिमिटर का काम यही है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन में नॉइज वगैरह आता है वो इसको रिमूव करता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एलो करता है। डिस्क्रिमिनेटर आपको पता ही है, वो डिमोडुलेशन के बाद फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसको कन्वर्ट करता है ऑडियो सिग्नल में, ठीक है, ताकि उसके बाद हम ऑडियो सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करें, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया था अब जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया रिसीवर का, तो इसलिए आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें है क्वेश्चन, मैंने आपको जब हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस किए थे उस टाइम भी बोला था क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, आ रहा है समझ? तो ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा है नॉट ए मेथड ऑफ जनरेटिंग एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन सा इनमें से मेथड नहीं है। तो ये हमें नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से ये टॉपिक मेंशन किया गया है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, जब हमने फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर डिस्कस किया था उसके बाद फ्रीक्वेंसी जनरेशन मेथड्स भी थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो अगर आपको याद होगा, यहाँ पे बोला है नॉट ए मेथड, तो 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको याद होगा, आर्म स्ट्रांग मेथड भी है, तो उसके बाद वैरेक्टर डायोड भी मैंने आपको बोला था, और ये जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर जो है, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर भी आता है डायरेक्ट मेथड में। ये 2 डायरेक्ट मेथड में आते हैं। डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आता है आर्म स्ट्रांग मेथड, ठीक है। तो ये 2 इनडायरेक्ट डायरेक्ट में आते हैं, ये इनडायरेक्ट में। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। स्विचिंग मॉड्यूलेटर नहीं होता है किसमें? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेशन में ये नहीं होता है। कौन सा? स्विचिंग मॉड्यूलेटर। अगर आप नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में मेंशन किया गया होगा किसमें, ये जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेशन में, ठीक है। हाँ, ये देखो, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स डायरेक्ट मेथड में आता है कैरियर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वेरिड यूज्ड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, सिंपल बट लेस स्टेबल, ठीक है। डायरेक्ट मेथड यही होता है, रिएक्टेंस वाला मेथड। और इनडायरेक्ट में आता है आर्म स्ट्रांग मेथड, ठीक है। थर्ड वन इज वैरेक्टर डायोड, ये भी आता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, जिसमें हम एलसी टैंक सर्किट कनेक्ट करते हैं, ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस वगैरह के साथ, क्योंकि कैपेसिटेंस वेरी होते हैं विद अप्लाइड वोल्टेज, वो मैंने आपको बोला था उस टाइम, आपको मैंने ये अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेशन हमें नेक्स्ट यूनिट में है, जो है अलग से टॉपिक है, वहाँ पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेशन में यूज नहीं होता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 84। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 हमने कल ही डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, हमने कल ही डिस्कस किया था किसमें? हाँ, रेडियो वेव प्रोपगेशन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया ये मेथड्स ऑफ, ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। तो आयनोस्फेयर एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आपको याद होगा क्वेश्चन में पूछा गया है, आयनोस्फेयर एक्ट्स एज ए, आयनोस्फेयर एक्ट्स एज ए, एक सेकेंड, हाँ, आयनोस्फेयर एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द वेव्स इन विच द मोड, किस मोड में आयनोस्फेयर एक्ट करता है एज, आयनोस्फेयर एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आपको याद होगा, ग्राउंड में हमने बोला था ये तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक क्या एज ए बैंड होके ये वेव ट्रेवल होती है थ्रू द कर्वेचर ऑफ, ये फॉलो करती है कर्वेचर ऑफ अर्थ, तो दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन में हमने क्या बोला था, इसमें लाइन ऑफ साइट, स्ट्रेट लाइन, ट्रांसमीटर टू रिसीवर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन भी इसको हम बोलते हैं। अब स्काई वे में क्या होता है, स्काई वे में क्या होता है, अगर ये जो है ट्रांसमीटर रिसीवर, तो वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल ऐसे जाती है, पहले रिफ्लेक्ट होके वापस आती है रिसीवर तक, ठीक है। तो आयनोस्फीयर लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइन ऑफ साइट और स्पेस वेव सेम है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेस वेव और लाइन ऑफ साइट इज द सेम, ठीक है। तो स्काई वेव प्रोपगेशन ये है आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन, ठीक है। ये लास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 जो आया था रेडियो वेव प्रोपगेशन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 85 हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से आया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 86 भी आप देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं, अराउंड मुझे लग रहा है अराउंड 15 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम दिस यूनिट, ठीक है। तो अभी हमने 2 ही यूनिट हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो 2 यूनिट से, लास्ट यूनिट से, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से 10 आए थे, और इस यूनिट से लगभग 13-14, और कुछ नेक्स्ट यूनिट से भी इसके साथ मैच हो रहे हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अराउंड 25 क्वेश्चन इन्हीं 2 यूनिट से आए हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आया है, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर जो है FC, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज,
ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है दैट इज़ 15 किलो वोल्ट। तो अगर आप देखेंगे कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ 15 किलो वोल्ट इज एम्पलीट्यूड। इज एम्पलीट्यूड मॉडरेट, इसमें एम्पलीट्यूड मॉडरेशन किया है, मॉडरेशन इंडेक्स इज, तो एम गिवन है, एम इज 0.8। फाइंड द पीक वोल्टेज ऑफ द सिग्नल, यहाँ पे पूछा गया है पीक वोल्टेज ऑफ द सिग्नल। अगर आपको याद होगा मॉडरेशन इंडेक्स किसके बराबर होता है, मॉडरेशन मसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे पीक वोल्टेज ऑफ द सिग्नल, ये नहीं कहा है कि मसेज सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड या मॉडरेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं, क्योंकि मॉडरेशन इंडेक्स के साथ जो हमने रिलेशन डिस्कस की है वो तो यही है। तो फिलहाल हम इसके हिसाब से देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो एम तो गिवन है, तो यहाँ पे निकालना है पीक एम्पलीट्यूड। पीक एम्पलीट्यूड ए एम होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा, अगर ये सिग्नल है तो ये होता है एम्पलीट्यूड मॉडरेट। ये है एम्पलीट्यूड किसका, मसेज सिग्नल का। कैरियर का अलग होता है, कैरियर ऐसे होती है। ठीक है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ऐसे होती है, इसका जो पीक है दैट इज़ AC। तो अब जो फिर आती है, फिर अगर आपको याद होगा, आती है हमें क्या, मॉडरेटेड सिग्नल। तो उसका एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ये नहीं पता अब, ये इसका पूछा है, इसका जो होता है AM कैपिटल M। ठीक है, ये पूछा है कि ये पूछा है। फिलहाल हम चलेंगे इसके साथ, जो है एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड सिग्नल, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा M टाइम्स कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो M कितना गिवन है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई AC जो है दैट इज 15। तो अगर आप देखेंगे 8 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो इसके बाद आएगा 4 3 जार 12, 12, 4 3 जार 12, 12 किलो वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे रिलेशन फॉर दिस, अगर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये जो है मॉड्यूलेटेड, ये है कैरियर, ये है मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल। अगर इसका निकालना होता तो कैपिटल AM, तो उसकी रिलेशन अगर आप देखेंगे वो होती है M+1 टाइम्स कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.8 + 1 इंटू AC इज 15, तो ये आएगा 1.8 टाइम्स 15। तो अगर आप देखेंगे इस हिसाब से, फिलहाल के लिए ये आंसर है। इस हिसाब से आएगा 18 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। तो यहाँ से आएगा 27। तो 27 कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा जो प्रोसीजर है यही वाला करेक्ट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड पूछा गया है, न कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। अगर मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पूछते तो आपको ये फार्मूला यूज़ करनी थी। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रख लेना ये फार्मूला। तो ये नोट्स में मेंशन नहीं है, इसलिए ये मेंशन कर लेना वहाँ पे। तो ये अगर आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड पूछेंगे तो ये वाली रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ये रिलेशन हमने कहाँ पे डिस्कस की थी। ये हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइम डिस्कस किया था। हाँ, ये देखो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने डिस्कस किया था। ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की फार्मूला, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 86। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाँ, 87 भी आया है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से। तो चलिए देखते हैं, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में पूछा गया, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज टू। तो अगर आप देखेंगे ये RF एम्पलीफायर कहाँ पे होता है, इनपुट पे। एक तो होती है एंटेना, एंटेना होती है। ठीक है, एंटेना होती है, उसके बाद होता है यहाँ पे RF एम्पलीफायर, RF एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है मिक्सर, और यहाँ से देते हैं हम इसको ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इस एम्पलीफायर का मेन फंक्शन जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस टाइम भी मैंने आपको बोला था, ये रिसीव करता है एंटेना सिग्नल से, रिसीव करता है सिग्नल को, और वहीं पे कुछ अनवांटेड जो है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है, बाकी को एम्पलीफाई करता है। वो अनवांटेड सिग्नल जो होती है, अनवांटेड, अनवांटेड मीन्स जो डिजायर्ड नहीं है। ठीक है, अनवांटेड, और इसी को हम, अनवांटेड जो होती है इसी को हम इमेज फ्रीक्वेंसी वो बोलते हैं। ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी, इमेज फ्रीक्वेंसीज को ये वहीं पे रिमूव करता है, रिजेक्ट करता है, और बाकी जो है वांटेड, डिजायर्ड, उनको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है, परमिट बेटर एडजस्टमेंट चैनल रिजेक्शन, ये इसका नहीं है। प्रोवाइड इंप्रूव ट्रैकिंग, ट्रैकिंग भी नहीं है। इंक्रीज द ट्यूनिंग रेंज ऑफ द रिसीवर, ट्यूनिंग रेंज इसका काम ही नहीं है। तो इंप्रूव द रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज
करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट इम्प्रूव द रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है ये इनको वहीं पे रिमूव करता है और वांटेड या डिजायर्ड को अलो करता है और एम्पलीफाई करता है। ठीक है, होप आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, ये आया है मैच्ड फिल्टर इन कम्युनिकेशन रिसीवर। कम्युनिकेशन के लिए अलग हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन में जो रिसीवर वगैरह जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, अभी भी कर सकते थे ये क्वेश्चन लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में सुपर हीटेड आयन, ये तो हमने पढ़ा है। सुपर हीटेड रिसीवर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन और पीसी पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो इसका फ़ायदा नहीं है अभी अटेम्प्ट करने का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 90, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, इसको मैच करना है। तो ये हमने डिस्कस किया है, ये आया है क्वेश्चन फ्रीक्वेंसीज और रेंज को मैच करना है। हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया है। तो अगर आप देखेंगे हम हमारे नोट्स में, तो पहले आप ये अटेम्प्ट कीजिए। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे जो ह्यूमन हेयरिंग रेंज में आता है तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो फर्स्ट का आएगा ऑप्शन सेकंड, तो फर्स्ट का ऑप्शन आया सेकंड, तो ये दो अभी पहले ही रिजेक्ट होते हैं। तो उसके बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, अगर आपको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी याद नहीं है तो आपको पहले याद होगा ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज। रेडियो की फ्रीक्वेंसी का रेंज जो हमने रेडियो प्रोपगेशन स्टार्ट ही किया था उस टाइम हमने रेडियो वेव्स का रेंज ही उसी टाइम देखा था। तो दैट इज़ 3 किलो हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। तो ऑप्शन जो 3 है, पार्ट थ्री का आएगा 3। तो 3 का आएगा 3। तो अगर आप देखेंगे इन दो में से ऑप्शन ये ठीक है, तो ये गलत है। तो बाकी आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कर भी लेंगे तो ऑप्शन सेकंड का आएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे है करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आप नोट्स में देखेंगे, ये हमने कल लास्ट ही लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप देखेंगे इसका जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, हाँ, रेडियो प्रोपगेशन में हमने पहले ही डिस्कस किया था। ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज 3 किलो हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। तो आप देखो यहाँ पे हमने ये देख लिया, रेडियो का आएगा 3 किलो हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो फिर हमने डिस्कस किया था ये इंटरमीडिएट का भी हमने डिस्कस किया था। ये अगर आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पे रेडियो का आ गया ये। तो ऑडियो का है 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर रिसीवर के लिए है 450 किलो हर्ट्ज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, लेकिन एफएम रिसीवर के लिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर रिसीवर के लिए 10.7 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो वो इस रेंज में आता है 10 टू 108 मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 90 भी हमने देख लिया। अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन अगर इसमें ऐसे आया है हमारे सिलेबस में। ये टेलीविजन पे है, ये भी टेलीविजन पे है। तो ये भी उसी ये मशीन्स का आया था, ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो ये एंटेनस है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। ये भी है, ये वायरस ट्रांसमिशन लाइन फीडर से आया है क्वेश्चन, केबल्स वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 हम अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये हम नेक्स्ट यूनिट में भी कर सकते हैं और अभी भी ये कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 अभी भी ये हम अभी अब अटेम्प्ट कर लेंगे, नेक्स्ट यूनिट के बाद भी कर सकते थे। जनरेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर, जो हम बनाते हैं सिंगल साइड बैंड ये है। ठीक है, तो सप्रेसर कैरियर हम डॉट से दिखाते हैं। तो दूसरा दूसरा साइड बैंड भी दिखाएंगे डॉट। ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, ये कैरियर है। ठीक है, तो इसमें सप्रेसर कैरियर है, ये सप्रेसर है तो कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, तो ओनली सिंगल साइड बैंड है विद सप्रेसर कैरियर इज डन बाय। ये कैसे हम जनरेशन कैसे करते हैं इसकी, ये जनरेशन मैंने आपको बोला ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा। तो फिर भी हम अभी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें दो मेथड्स है, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। इसमें दो मेथड्स है, इसमें दो मेथड्स है, दो तरीके हैं। एक तो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो अभी के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, बोथ एंड बी, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 96। और हम देखेंगे कोई क्वेश्चन इसमें से आया है जो हमने डिस्कस किया अभी तक सिलेबस। हाँ, ये आया है कंपोजर वीडियो सिग्नल, ये उसी में से आया है टेलीविजन में। तो क्वेश्चन नंबर 100, हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 जो है, क्वेश्चन नंबर 100 हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी रेंज को अच्छे से डिस्कस किया है। कंपैरिजन टेबल में एक हमने टेबल ही बनाया है फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। अगर आप देखेंगे, हाँ, ये देख लो, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल में मेंशन किया गया है पूरा। ठीक है, तो अगर और भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टाइम तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने कल ही बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और मैंने क्वेश्चंस भी नहीं देखे थे, अल्लाह की कसम, ना मैंने पेपर देखा था ये इसमें क्या आया था। फिर भी मैं मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ये होती है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप समझ लेंगे ये खुद की तारीफ करता है, लेकिन हमें ये अपनी एक्सपीरियंस है कि कहाँ से कितना डेप्थ तक ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है। अगर आप देखेंगे हमारे नोट्स जो मैंने नोट्स पे बनाए हैं आप लोगों के लिए, इनमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इसका कुछ रीज़न है, इसका कुछ लॉजिक है, ये आपको एग्ज़ाम के दिन पता चलेगा कि नोट्स पे इतनी मेहनत क्यों लगती है, ठीक है, क्यों इतना टाइम मैं इस पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तभी तो लेक्चर आता है, एक दिन 2 दिन बाद लेक्चर आता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए आप इसका रेंज जो है आपको देखना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें देखना है इसकी इनकी एप्लीकेशंस, वो हमने उसमें एप्लीकेशंस भी मेंशन किए गए हैं, नोट्स में आप देख सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद होगा वो हम टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बोला था सेल फोन्स, तो सेलुलर नेटवर्क एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हम किस में यूज़ करते हैं, एमिटर रेडियो एंड शॉर्ट वेव रेडियो, ये हमने कल ही देखा था, उसमें भी हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी हम किस लिए यूज़ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसमें क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो सिग्नल्स है वो पेनिट्रेट करने चाहिए सैटेलाइट के पास पहुंचने तक, ठीक है। तो तभी तो वह सैटेलाइट के पास पहुंचेंगे, तो इसीलिए सुपर हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा तो 1 2 3 4 डायरेक्टली आएगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने आपको कल वहाँ पे एप्लीकेशन इसके बताए थे, ये हमने किस में डिस्कस किया था, प्रोपागेशन, वेव प्रोपागेशन में हमने डिस्कस किया था। देखो मैंने यहाँ ये नोट्स में कहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। हाँ ये देखो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी जो सैटेलाइट के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसीज, और जिसको हम शॉर्ट वेव भी बोलते हैं, तो शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये भी हमारे नोट से आया है। तो अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इनका फ्रीक्वेंसी रेंज, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये आता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में। तो एप्लीकेशन कहाँ पे है, एम्पलीट्यूड में, तो ये नहीं आया है, तो ये वाला आया है। देखो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी, तो यह हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, शॉर्ट वेव, एमिटर रेडियो, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ये जो डायरेक्टली क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है। तो आप थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन जो है दैट इज दिस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी एप्लीकेशन कहाँ है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, रॉडर्स एंड सैटेलाइट, जो आपने यहाँ पे देखा सेल्यूलर वगैरह जो आया था, सेल्यूलर ये नेटवर्क वगैरह, ठीक है। अब सिर्फ बचता है यहाँ पे सुपर हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, जो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही आपका जो पेपर ये कंप्लीट हो गया। तो अराउंड 15 क्वेश्चंस आए थे जो हमने यूनिट अभी तक डिस्कस किया, और मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक जो नेक्स्ट यूनिट के भी इसी में कवर किए, तो उससे भी 1 2 क्वेश्चन आए थे। तो तभी तो टोटल अभी तक 25 क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस जो अभी तक कंप्लीट किया 2 यूनिट्स, उससे 25 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर पेपर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी इंशाल्लाह इसी में से आएगा, जो हमने अभी तक जो नोट्स में मेंशन किया गया उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। सिर्फ आपको एफर्ट देना है, नोट्स को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, जितने मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा बस उतने क्वेश्चन आपको डिस्कस करने। और जो मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ हर क्वेश्चन के साथ, जो मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तभी तो एक क्वेश्चन से आपको 2 4 क्वेश्चन निकलेंगे। मेरा ये जो है मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है अपने, जब मैं अपने टाइम में एग्जाम प्रिपेयर करता था, जो मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता हूँ, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन 100 में से 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, उन 10 में से उन 10 क्वेश्चन में मुझे लगभग 200 क्वेश्चन कवर होते थे, 200 कंसेप्ट कवर होते थे। ये लॉजिक होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। अगर आप 1000 क्वेश्चन भी करेंगे और आपको उससे कुछ आउटपुट नहीं मिला, सिर्फ आपने रटा याद किया, तो उसका क्या फ़ायदा है, उससे एक्स्ट्रा बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे अटैम्प्ट। तो लेकिन अगर एक क्वेश्चन है किसी कंसेप्ट पे है, तो उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो क्वेश्चन उसी में कवर होने चाहिए। ये लॉजिक होता है कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का और आउटपुट बेटर, रिजल्ट अच्छा होने का, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको बाकी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अच्छे से एफर्ट देना। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरे के पूरे मार्क्स इस सेक्शन से, टेक्निकल सेक्शन से अटैम्प्ट हो जाएंगे और करेक्ट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।